नमस्कार, टी27 न्यूज एमपीसीजी के इस बात सेहत की प्रोग्राम में मैं विदिशा बड़केलवार आप सभी का स्वागत करती हूँ। टी27 न्यूज डिजिटल भी हमेशा प्रयास करती है कि आपको उन शख्सियतों से मिलाए जिन्होंने सफलता प्राप्त की हो, जो दूसरों के लिए प्रेरणादायक हो सके और उनसे मिली जानकारी से सोच और जीवन को बेहतर बनाया जा सके। इसी कड़ी में आज हम बात करते हैं कैंसर की। एक समय था जब कैंसर की बीमारी का इलाज मुमकिन नहीं था, पर अब ऐसा नहीं है। अब कैंसर के मरीज ठीक हो जाते हैं, वह शर्तें कुछ बातों पर ध्यान दिया जाए तो। इसी कड़ी में आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर एन गणेश, जो कैंसर विशेषज्ञ है और ये जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल भोपाल में कंसल्टेंट ऑन्कोजेनेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च, क्लिनिकल जेनेटिक्स एचओडी एंड सीनियर साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गणेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। समाज में कैंसर एक जानलेवा बीमारी के तौर पर इसको नाम दे दिया गया है। परिवार में भी अगर कोई कैंसर पेशेंट निकल जाता है तो परिवार में सन्नाटा छा जाता है। तो ऐसे में क्या सच में कैंसर एक जानलेवा बीमारी है? हम आपसे जानेंगे। विदिशा जी, मैं धन्यवाद कहता हूँ आपका सर्वप्रथम कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, मुझे इस लायक समझा कि मैं दर्शकों को कुछ ज्ञान दे सकूं अपने माध्यम के द्वारा। बहुत मुश्किल का क्वेश्चन है और आंसर भी बहुत कठिन, क्योंकि इस परिवेश में जहाँ न्यूक्लियर फैमिली भी है, जॉइंट फैमिली भी है, कोई आइसोलेटेड फैमिली भी है जहाँ पर नोबडी इज देयर। कैंसर होने के बाद कैंसर का शब्द सुनते के साथ ऐसा लगता है कि क्या करें, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कौन डॉक्टर अच्छा होगा, कौन कंसल्टेंट अच्छा होगा, कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा होगा, उसके सर्वप्रथम पैसे कितने लगेंगे। तो कैंसर अपने आप में डरावना शब्द कानों को लगता है और साथ में वो पैसे कितने लगेंगे खर्च। आज की ओपीडी के बता रहा हूँ कि कल एक बच्चा आया, मेरा स्टूडेंट था, अपने पापा को लेके गठान कहीं जांच में पॉजिटिव आया और फिर आज जाके उनने बोला कि सर हम अभी जांच ही कराएंगे, कीमोथेरेपी नहीं कराएंगे, पैसे कहाँ से लाएंगे। मतलब दिस इज़ व्हाट हैपेंड। और सेकंड थॉट उनकी सिस्टर का आया कि सर पापा कब तक जीवित रहेंगे। वो डर, बोलते हम रात भर सो नहीं पाया, हमें बहुत टेंशन हो रहा है, कहाँ से क्या करेंगे, और कोई इंस्टीट्यूट चले जाएं, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कैंसर को अच्छे से समझिए और यकीन मानिए कि इस पूरे विश्व में आज के दौर में कैंसर को बहुत अच्छे से हैंडल किया जा सकता है, समझदारी से, सोच से, अच्छे इलाज से और जांचों से। पहले के दौर में ऐसा नहीं था, पर अभी इसका इलाज मुमकिन है, हम ये कह सकते हैं। तो जी आज से 20 साल पहले जाएंगे तो यकीन मानिए कि बहुत सारे थेरेपी के नाम भी नहीं सुने थे, ना हमने सुने थे, ना पेशेंट सुन पाते हैं। आज बहुत अच्छे प्रणाली आ गए हैं, जांचों के भी और इलाजों के भी। तो ये कैंसर किन किन प्रकार के आ गए हैं और इसके सिम्टम्स क्या है? क्योंकि कई सारी बीमारियों के सिम्टम्स हमें पहले ही दिख जाते हैं, पर जब कैंसर की बात आती है, जब हम हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाते हैं, तब पता चलता है अरे कैंसर हो गया, इस स्टेज में है। तो इसके सिम्टम्स क्या है, जरा बताइए। आपने सर्वप्रथम पूछा कि मतलब कैंसर के लक्षण कैसे क्या, और दूसरा इसके सिम्टम्स क्या होंगे और क्या क्या टाइप के कैंसर होते हैं। तो नाखून और बाल को छोड़ के शरीर में सब जगह कैंसर हो सकता है, किसी समय भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। पहला बात ये हुआ, कैंसर को ट्रीटमेंट के समय दो चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो जांच किसने किया है और कहाँ हुआ है। हमारे पास कई बार आता है बाहर से रिपोर्ट, और फिर हमारे यहाँ से रिपोर्ट जब हम काउंटर चेक करते हैं, रिव्यू करते हैं, तो वो कैंसर नहीं निकलता है। तो ये बहुत बड़ा लोगों को समझना पड़ेगा कि हमें सेंटर का चॉइस भी सोच समझ के करना है। एक ही छत के नीचे सब फैसिलिटीज जहाँ हो वहीं पेशेंट को जाना चाहिए। जरूरी कि हमारे यहाँ है, वर्ल्ड में, इंडिया में कहीं पर भी चले जाए, लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूट में जाए जहाँ इन टाइप ऑफ कैंसर को हैंडल कर सके। एक बीच में प्रश्न पूछा था कि ये कैसे ट्रीट करते हैं, कितने स्टेज में। हमारे प्रारूप में आपने देखा होगा कि कैंसर के इंसिडेंस बढ़ते जा रहे हैं और डेथ इंसिडेंस भी बढ़ रहा है। सवाल यह है कि हमारे पास जागरूकता करने के लिए लोग कितने हैं इस परिवेश में। दूसरी चीज़, क्या वो सक्षम है कि जागरूक कर सके, अवेयर कर सके उन पॉपुलेशन को जाके। पॉपुलेशन, एजुकेशन पॉपुलेशन तो मोबाइल से देख लेगा, टीवी चैनल में देख लेगा, पेपर पढ़ सकता है। मेरा कहना है वो दूर दराज जो रिमोट विलेजेस में है इंडिया के पेरिफेरल में, वहाँ तक कितने डॉक्टर पहुँच सकते हैं, कितने डॉक्टर, कितने टेक्नीशियन एडवाइस दे सकते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हम कितने लोग को ट्रेन कर रहे हैं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। यदि हम 20 साल पहले जाएं तो स्टेज 4 स्टेज 3 बहुत भर भर के आते थे।
आज ईश्वर का धन्यवाद, उस सेंटर्स का धन्यवाद, उस टेक्नोलॉजी का धन्यवाद, उन डॉक्टर्स का धन्यवाद और मेरे इंस्टीट्यूट का धन्यवाद कि हमारे यहाँ पर स्टेज 2 स्टेज 1 में पेशेंट आके मैक्सिमम मिलते हैं जी और उनको पूर्ण तरह से हम ठीक भी कर देते हैं। स्टेज 4 स्टेज 3 में आने के बाद डॉक्टर के पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं रह पाते कि हम ट्रीटमेंट मोडालिटी में क्या चूज़ करें। लेकिन हमारे पास जो अर्ली स्टेज में आएँगे तो मेरे ख्याल से बहुत सारे प्रावधान बन जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस बन जाते हैं और रिश्तेदारों को भी, परिवार वालों को भी और कैंसर पीड़ित को भी बहुत ईज़ी वे मिल जाता है कि हम ठीक हो जाएँगे और डॉक्टर एश्योर कर देता है कि आप ठीक होके ही जाएँगे, अस्वस्थ नहीं रहेंगे, स्वस्थ होके ही जाएँगे। तो आजकल डायग्नोसिस सिस्टम अच्छा हो गया, टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, आपको बताया। तो और ऊपर से ज़्यादा कहीं-कहीं टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, इंस्ट्रूमेंट अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, बिल्डिंग अच्छा है, पर डॉक्टर क्वालिफाइड नहीं है। तो ऐसे में कौन सा कैंसर आम इंसान को अपनी जकड़ में जल्दी ले लेता हाँ, है? ऐसा आपको बता बताइए दो प्लीज। इंसिडेंस लास्ट ईयर के 2023 के सेंसस से डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर कर दिया कि 20,000 में से 20 लोगों में से यदि पर मिनट का आंकड़न लें पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन में, खासकर इंडिया के लिए उन्होंने कोट किया है कि 20 इंसानों में से 17 इंसान 1 मिनट में कैंसर से मरेंगे। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा रिस्क फैक्टर है। जी मेरे समय जब 96 में ज्वाइन किया था, पीएचडी कर रहा था वहाँ पर एनाटॉमी मेडिसिन फैकल्टी में गांधी मिल कॉलेज से, तो मैं जाता था वहाँ और मेरे को वहाँ फैसिलिटीज़ दिया था। ब्रेस्ट कैंसर मुश्किल से 1 या 2 मिलते थे, वो भी 60 साल 70 साल की बुजुर्ग महिलाएं लोग मेनोपॉज के बाद। आज मेरे पास मेरे इंस्टीट्यूट में हम लोग ब्रेस्ट स्क्रीनिंग भी करते हैं, हमारे पास जेनेटिक रिस्क फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास जेनेटिक जी काउंसलिंग जी का जी। रूम है। एक मात्र सेंटर है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आनुवांशिक सूत्रों का जांच और पेडिग्री एनालिसिस और जेनेटिक काउंसलिंग का मापदंड बताने के लिए, रिस्क फैक्टर कैलकुलेट करने, एक ही मात्र सेंटर है। तो हम प्राय रूप में देखते हैं तो 18 साल 20 साल की बच्चियां भी ब्रेस्ट कैंसर के लीजन लेके आ रही हैं। तो ये बहुत बड़ा सोचने का समय आ गया है उन परिवार वालों को, उन माताओं को, बहनों को कि हमारे शरीर को हमें कैसे रख रखाव करना है, क्या करना है। तो आपको बता दूं पूरे विश्व में हेड एंड नेक कैंसर सबसे ज़्यादा है अनकॉमन, जी और महिलाओं में स्तन कैंसर, सर्विक्स कैंसर, ओवरी कैंसर ज़्यादा है। पुरुषों में लंग कैंसर, माउथ कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, स्टोमक कैंसर ऐसे आया है। जी जी। लेकिन ऑन टोटल आप देखेंगे पूरे विश्व में महिला उसी दर में आ चुकी हैं माउथ कैंसर को लेके। सोचने का विषय है, बहुत डर भी लगता है। जितनी महिला पहले नहीं आती थी आजकल इक्वल अमाउंट में आ रही है। जी जेंडर इक्वालिटी की बात करते करते हम भूल गए कि हमारे यहाँ जेंडर इक्वालिटी कैंसर में नहीं होना चाहिए। मेरा अनुरोध है सभी श्रोतागणों से कि एटलीस्ट अपने घर की माँ बहनों को, बच्चों को इस धूम्रपान, पैसिव स्मोकिंग सिम्टम से, तंबाकू के सेवन से, किसी भी प्रकार का तंबाकू के सेवन से रोकें। और हुक्का बार जाते हैं, शराब सिगरेट में लग गए आजकल की बच्चियां कॉलेज के। यही एक कारण है कि हमारे पूरे विश्व में महिला दर मर्दों के दर के बराबर आ चुकी है और डब्ल्यूएचओ ने 2025 में ये दर बढ़ जाएगा और मर्दों के पीछे छोड़ के, मेल जनरेशन को पीछे छोड़ के महिला आगे आ जाएंगी इस कैंसर को लेके। डर है, मेरे घर में भी मेरी 2 दीदी हैं, मेरी मम्मी है, मेरे पड़ोस में हर घर में माताएं हैं, हर घर में बच्चियां होती हैं। तो मेरा डर यही कि क्या कैंसर वहाँ तो ना हो जाएगा, मेरे घर में तो ना हो जाएगा। तो समझ ये है कि हमें सेफ्टी करना है और इस कैंसर के दर को रोकना है। जी। रिस्क फैक्टर की आपने बात की थी, तो इस कैंसर के रिस्क फैक्टर को कैसे कम किया जा सके? जी, पहले तो सोच समझदारी से, मतलब हमें एडवर्टाइजमेंट देते हैं पैक में कि सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। आपके अभी हम मूवी देख के आए मेरे स्टाफ के साथ, वहाँ पर बड़े बड़े कैप्शन में लिखा था कि अल्कोहल स्टमक कैंसर लाता है, माउथ कैंसर लाता है, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट। लेकिन कितने लोग समझते हैं देखने के बाद? ये समझदारी लानी पड़ेगी। जो लिखा है, कॉशस लिखा हुआ है, कॉशन लिखा हुआ है, तो मतलब वो नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, उसमें कोई फैशन नहीं है। ये सब को नहीं सोचना, हमें वो लिमिटेशन में लाना है कि हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को उतना संक्षिप्त कर दे कि जो लिखा है उसको फॉलो करें। वेरी सिंपल। पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जी मैंने जी। वेस्टर्नाइजेशन कल्चर में भी देखा है, मैं जाता रहता हूँ अब्रॉड, मैं अरब के कंट्रीज में भी गया हूँ। मैंने वहाँ पर कैंसर रिस्क फैक्टर्स बहुत कम देखे हैं। जो आम तौर में हम बोलते हैं कि आंतों का कैंसर नॉन वेजिटेरियन फूड वालों को ज़्यादा होता है, तो रिस्क फैक्टर्स वहाँ मैंने इतने नहीं देखे जितना इंडिया में मैं देखता हूँ। जी जी। तो मेरे ख्याल से आप आगे पूछेंगे खान-पान में क्या करना है, उस समय मैं बताऊँगा कि क्यों ये कैंसर बढ़ता है। रिस्क फैक्टर को जी समझने के लिए वेरी सिंपल लक्षण होते हैं, लक्षण आप चाहोगे तो मैं अभी बता देता हूँ।
लक्षण माउथ कैंसर को देख लेंगे। सुबह उठना है, सबसे पहले हर माँ बाप बोलते हैं कि मुंह धो, अच्छे से हाथ पाँव धो, फिर चाय वाय नाश्ता करना है, कर लो। तो हाथ पाँव धोने के बाद एक उंगली लेना है, अंदर के त्वचा में, तालू में अच्छे से गोल घुमा के देखना है। यदि चिकनापन है, बिल्कुल म्यूकोसल फीलिंग है, तो आप समझ जाओ कि आपको कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप यदि खुरदुरापन दिखता है तो लाइट के अगेंस्ट में जाके देखिए। यदि काला दाग, नीला दाग, हरा दाग दिख रहा है, मेलानोप्लेकिया हो सकता है। यदि लाल दाग दिख रहा है तो इरिथ्रोप्लेकिया हो सकता है। यदि वाइट दाग दिख रहा है तो सफ़ेद धब्बे दिख रहे हैं तो ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है। ये सब अर्ली लीजन है माउथ कैंसर को लाने के पहले। तो आप अलर्ट हो जाएं, वेरी सिंपल, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन यदि इसको हम ठीक नहीं करेंगे तो इसके फॉरवर्ड प्रोसेस में सब म्यूकस फाइब्रोसिस, मुंह का 4 उंगली से ऐसे डालेंगे तो मुंह का कम खुलना चालू हो जाता है। जब 4 उंगली नहीं जा रहा, 3.5 उंगली हो गए, तो वहीं अलर्ट हो जाना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन समझदारी में भी लोग नहीं समझते हैं कि 2 उंगली जाता है। मैंने कई लोगों को देखा, ऑटो ड्राइवर्स को, रिक्शा ड्राइवर्स को, बहुत सारे लोगों को, कैब ड्राइवर्स को, कि दे स्टिल इट। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे डू फॉलो इट। जब मालूम है ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने हमें 4 उंगली का मापदंड दिया है, उसके बाद भी कम होते जा रहा है, फिर भी हम उस गड्ढे में जाने की कोशिश करते हैं। तो रिस्क फैक्टर्स हम खुद समझ सकते हैं, इसको घर में ही आंकलन कर सकते हैं। जी जी। जिम जाने वाले बच्चे गायनेकोमेस्टिया लेके आते हैं। अरे जब मालूम है कि हमारा चेस्ट मसल्स इरेगुलर वे में एनलार्ज हो रहा है, तो हमें गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, जाके बात करना चाहिए। लेकिन हम सोचते हैं चेस्ट मसल्स बढ़ रहा है। बट मेरा सोचना है कि समझदारी भी है सबकी कि ये रिस्क फैक्टर्स हैं, ये आप कैलकुलेट करें, स्वयं की बॉडी को एग्जामिन करें, नहाते वक्त शरीर को पूरा देख लें, गोल घुमा के शरीर को देखें, कहीं पैल्पेबल नोट है कि नहीं। वो नोट्स जो गठान है, स्लिप हो रही है, तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, कैंसर का नहीं होगा। यदि खुरदुरापन है, फिक्स है, स्टैग्नेंट है, एक ही जगह है, पेनलेस है, बहुत दिन तक पेनलेस है, तो आप मान के चलिए कि हो सकता है ये कैंसर होगा। 50% मान के चलिए। डॉक्टर गणेश जी से हमारी बातचीत तो यूं ही जारी रहेगी, पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। मैं हूं आपके साथ विदिशा और आज हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर गणेश। तो गणेश जी, आपने खान पान की बात की। देखा जाता है कि आम लोग घर का खाना छोड़कर बाहर का खाना खाते हैं, नॉनवेज हो गया, फास्ट फूड हो गया, तो ऐसे में क्या कैंसर का खतरा बढ़ सकता है? 50 to 60% WHO ने डिक्लेयर किया है कि खाने पीने से ही कैंसर बढ़ता है। आपको मैं अवगत करा दूं कि आप बोलोगे डॉक्टर गणेश क्या बोल रहे हो आप इस स्टूडियो में आके। दाल को खाने से, जो खाना वेजिटेरियन खाना बनाते हैं उससे कैंसर, अभी तक सुना था शराब, सिगरेट, तंबाकू, नॉनवेज से कैंसर होता है जी। तो खान पीन में नॉनवेज और जो अपना वेजिटेरियन फूड है उसको कॉमनली ट्रीट करो। अब बाकी चीज जो बोला उससे होता है, कैंसर होता है, तंबाकू, शराब, सिगरेट से होता है, उसका खान पीन नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं करना चाहिए। लेकिन इन चीजों से कैंसर कैसे होता होगा? आप सोचोगे कि अरे कैसे नॉनवेज से होता होगा, दाल से कैसे कैंसर होगा? WHO ने डिक्लेयर किया, पीटो एट अल साइंटिस्ट है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। जुलियाना एट अल 2015 में एक पब्लिकेशन की यूएसए की कि तंग कपड़े पहनने से भी कैंसर होता है। मर्दों में इनफर्टिलिटी आता है, मर्दों के टेस्टिकुलर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर को प्रमोट करता है, बच्चे में PCOD लाता है, बहुत सारे इश्यूज लाता है। तो हमें वो समझना पड़ेगा। खान पीन का जो आपने टॉपिक लिया विदिशा जी, मैं बता दूं आपको कि हम जितने बार खाने को गर्म करेंगे, अच्छा, जितने बार खाने को गर्म करेंगे उतने बार कैंसर को वेलकम करते हैं। आपको बता दूं एफ्लाटॉक्सिन्स होते हैं जो बॉडी में अपने आप भी सेल्फ बनते हैं कई बार, और बाहर से भी पनप के आते हैं एनवायरमेंट म्यूटेशन के कारण। इसमें वेजिटेरियन फूड को हम जब बार बार गर्म करेंगे तो एफ्लाटॉक्सिन्स, नाइट्रोजमाइन, जो वाटर में, पानी में घुलनशील है, वो आपको लीच आउट करता रहता है। ओके। आप यकीन मानिए, मेरे स्टूडियो में जितने लोग हैं और जो बाहर मेरे श्रोता सुनेंगे मेरी बात जी। आप चने की दाल बनाइए, सुबह गरम, अच्छे ताज़ा बनाइए, एक पराठा के साथ खा के देखिए। आप फिर से 2 घंटे के बाद उसे खाइए नॉर्मल, आपको ऐसी टेस्ट मिलेगा। लेकिन आपने गरम कर दिया, उसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। उसमें जो भी इंग्रेडिएंट डाल दिया उसका रस और इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, आपको टेम्पटेट करेगा। आप रात को बना के दाल रख दीजिए, अच्छे से खाइए, और सुबह के बच्चे से पूछेंगे बेटा क्या खाएगा? मम्मी कल के दाल है क्या? बोलते हैं ना। मम्मी जल्दी गर्म कर दो, पराठे के साथ खाऊंगी या खाऊंगा। मम्मी गर्म करती है, खुशबू आता है, अच्छा अक्सर होता है, अक्सर होता है। खुशबू आती है अच्छी, सॉइल ना हो, खराब ना हो, नहीं तो अलग सा बदबू आता है उसमें। अच्छा ताजा है, फ्रिज में रखा हुआ, फिर गर्म करेंगे
तो उसमें यू फाइंड एवरीथिंग, हल्दी का टेस्ट बढ़ जाएगा, नमक का टेस्ट, लहसुन अदरक प्याज जो भी डालोगे उसका टेस्ट एनहांस होगा। और ये बनाता कौन है? ये वही नाइट्रोसामाइंस जो एफ्लाटॉक्सिन्स है, फ्री रेडिकल लिबरेट करता है बॉडी सिस्टम में। वो नोटोरियस एक्टिव कंपाउंड्स पानी में घुलनशील होके अपने कंपाउंड को और अच्छे से लीच आउट करता है और हम अच्छे से टेस्ट से उसे खाते हैं। और फाइनली धीरे धीरे, एक दिन का तो नहीं है ना, आई एम राइट, एक दिन नहीं खाते हम, कई सालों से खाना चालू करते हैं, कई दिन खाते हैं। और जितनी बार खाएंगे वो अफ्लाटॉक्सिन हमारे शरीर में आता है। जैसे नॉनवेज में माइकोटॉक्सिन होता है, वो भी अफ्लाटॉक्सिन है, ऑयल सॉल्युबल है। हम जितनी बार नॉनवेज को गर्म करेंगे उतने बार वो ऑयल में सॉल्युबल होगा। नॉन वेजिटेरियन है इस स्टूडियो में तो वो भी एक्सेप्ट करेंगे, और जो मेरे श्रोता बाहर सुन रहे हैं वो भी एक्सेप्ट करेंगे। सालन के साथ दे दो, बिल्कुल सालन के साथ पूरा चावल खत्म कर, बोटियों की जरूरत नहीं है, उसमें पीस की नॉनवेज की जरूरत नहीं है। सिंपल विद द मसाला यू कैन हैव ऑल फूड बिकॉज इट लीच आउट ऑल माइकोटॉक्सिन, एनहांसेस द टेस्ट, फ्लेवर, कलर एंड एवरीथिंग। माई रिक्वेस्ट, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है श्रोताजनों से कि प्लीज दोबारा गरम करके खाना मत खाइए, घर में ही कैंसर को रोक दीजिए। जी जी। उन माताओं से रिक्वेस्ट है, महिलाओं में कैंसर बढ़ रहा है क्योंकि हमारे भारतवर्ष में महिलाओं को एक सिद्धांत, एक वो आदर्श बना दिया है कि माताएं पहले अपने हस्बैंड को खाना खिलाएंगी, बच्चों को खिलाएंगी और बाद में खाएंगी, जो बच्चा है उसको गर्म करके खाएंगी। तो प्लीज स्टॉप दिस ऑल। आप ठंडा खा लो, 10 बार खा लो ठंडा, गर्म करके मत खाइए। नहीं खाएंगे। अब तो युवा पीढ़ी में भी देखा गया है कि शराब का सेवन यहाँ पर ज्यादा करने लगे हैं युवा पीढ़ी, और कैंसर का खतरा उन पर भी ज्यादा मंडरा रहा है। तो ऐसे में युवाओं पर कौन सा कैंसर जल्दी जकड़ लेता है उन्हें, जरा बताइए। मैडम मेरे दिल की बात छेड़ी आपने, मतलब मैं तो भर भर के इसमें बातें करूँ क्योंकि मैं अनुवांशिक विशेषज्ञ हूँ। अभी एम्स से ही लास्ट में नहीं, हमने मेरे यहाँ डॉक्टर सरफराज और शिवम चौरसिया हैं, वो मेरे को मदद करते हैं इस कामों में। तो सैंपल आया, वहाँ गायनेकोमेस्टिया लेके गए थे लड़के, अलग अलग एज ग्रुप के अलग अलग टाइम में गए। सैंपल 1 मंथ में आया है, वो 13 साल से लेके 29 साल का 29 साल का बच्चा, तो शादीशुदा था, एक बच्चा भी था। गायनेकोमेस्टिया, अच्छे समझिएगा, जो मेरे बात सुन रहा है, बच्चे खासकर लड़के वो सुनिएगा, और जो ज्यादातर जो जिम जाता है वो ध्यान से सुने, और जिम इंस्ट्रक्टर भी अच्छे से कान खोल के सुनिए। मेरा अनुरोध है आप लोगों से, बंद कर दीजिए। जिम में यदि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं, डोंट गिव ट्रेनिंग टू द यंगस्टर्स। मैं देखता हूँ मेरे पास जांचें में आती हैं और मुझे तकलीफ होता है, आंसू के अलावा कुछ नहीं निकलता। एक अच्छा खासा मेल, फंक्शनल मेल, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन लेके आता है, गायनेकोमेस्टिया ब्रेस्ट डेवलप करके आता है। आप सोचो उसका मानसिक तनाव क्या होता होगा, उसको सोसाइटी फियर कितना होता होगा। वो जो शर्ट पहनता था, शर्ट ओपन करके रखता था, 1 बटन 2 बटन, वो नहीं रख पाता। टाइट आउटफिट्स नहीं पहन सकता, उसको लूज कपड़ा, अपने साइज से 2 कपड़े बड़े साइज के लेके पहनना पड़ता है। और जब हम आनुवंशिक गुणसूत्रों का कार्य करना चालू किया उनके ऊपर, तो उसमें XX क्रोमोसोम मिला। जो बच्चे XY थे, जिसका बच्चा ऑलरेडी हो चुका था, वो फंक्शनल मेल था, उसका एकदम से म्यूटेशन से XX हो गया क्रोमोसोम। कैन यू इमेजिन? वो क्या करते हैं मालूम है आपको? वे प्रोटीन, दुनिया भर का सोयाबीन प्रोडक्ट खिलाते हैं, दुनिया भर की चीजें। वे प्रोटीन का इंडस्ट्री जाके देखिए। जो मूंगफली में आप आधा किलो मूंगफली भी 6 महीने यूज नहीं करोगे, सब फफूंदी कीड़े आना चालू हो जाते हैं। उस मूंगफलियों को मार्केट में सोचो बोरों में रहता है, वो कैसे यूज करते होंगे? वो यही इंडस्ट्री ले जाती है, उसको अच्छे से मैश आउट करके, उसको मालूम नहीं चलता कि क्या है क्या नहीं है। सोया प्रोडक्ट का आखिरी पानी जो फेंक देना चाहिए, उसका पाउडर कंसंट्रेट करके वे प्रोटीन में यूज करते हैं। आई कैन चैलेंज द पीपल हु हैड इन दिस बिजनेस। इसमें 2 कंपाउंड होते हैं, ये जेफ एट अल ने फाइंड किया था, 2019 का रिपोर्ट है कि इसमें 2 कंपाउंड होते हैं, जिनिस्टिन एंड डायजिन, सोया प्रोडक्ट में। चाहे वो वेस्ट प्रोडक्ट हो या सोया का डायरेक्ट प्रोडक्ट हो, चाहे नगेट्स खाते हैं उसमें भी होता है। इसमें 2 कंपाउंड है, दोनों ही एस्ट्रोजन का लेवल को बढ़ाता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करता है। 29% कम करता है टेस्टोस्टेरोन को। कैन यू इमेजिन? इट्स अ बिग परसेंटेज। क्या हमने डीएनए मटेरियल को हाथ में लेके चलना है क्या? आप 150-1 करोड़ का टेस्ट करा सकते हो, डीएनए मैप करा सकते हो अपना, कितने लोग करा सकते हैं? तो डोंट चैलेंज योर डीएनए मिथाइलेशन ग्रुप। मिथाइलेशन, डीएनए मिथाइलेशन को वीक और कमजोर और ज्यादा मत करिए, जैसा संतुलित है वैसे रहने दीजिए। जिम में जाइए, ट्रेडमिल कीजिए, साइकिलिंग, पैडलिंग, लिफ्टिंग सब कीजिए,
लेकिन डोंट ट्राई टू एक्सरसाइज ऑन योर ब्रेस्ट एंड थाई मसल्स प्लीज। यंगस्टर्स दोस हु आर नॉट मैरिड शुड नॉट एक्सरसाइज दिस। और वे प्रोटीन को मत खाइए। आपको प्रोटीन खाना है तो शायद ये स्टूडियो के माध्यम से बोलूंगा कभी बुला लें तो मैं प्रोटीन का मिश्रण कैसे बनाते हैं घर में बैठ के। छोटे बच्चे जो हेल्दी नहीं है वो भी मोटे हो सकते हैं। जो बड़े बच्चों को वेट गेन लॉस करना है, मसल्स अपटेक करना है, एनर्जी गेन करना है, मेमोरी एनहांस करना है, वो सब अच्छा हो जाएगा। आप अभी IQ एक्सपर्ट्स को बुलाइए, जिम के अलग अलग बच्चों का IQ एक्सपर्ट ले लीजिए और जो जिम नहीं जाता उनका ले लीजिए। यू कैन फाइंड अ वेरिएशन। ओके जी। पूरा टाइम उनका एग्रेसिवनेस होता है, बहुत वायलेंट बिहेव करते हैं। मैंने कितने लोग से इंटरव्यू लिया, दे डोंट वांट टू टॉक इवन। इस विषय में बात करना नहीं पसंद करते क्योंकि उनके अगेंस्ट में बात होता है जी। तो बॉयज में, यंगस्टर्स में, लड़कियों में कैंसर इसलिए हो रहा है कि आप इंद्रपुरी जाइए, मैं तो भोपाल से हूं तो इंद्रपुरी जाइए, गंदा मैसअप करके रखा है। ऐसे बहुत सारी कॉलोनी होगा। लैंडलॉर्ड्स को सोचना चाहिए हम किराएदार बच्चे रख रहे हैं तो उनका क्या है, उठना बैठना कहाँ कैसा है देखें। हुक्का बार में 9 लड़के गए हम विजिट करने एक बार पिपलानी थाने के थ्रू, तो 1 लड़का और 9 लड़कियां बैठ के हुक्का पी रही। कैन यू इमेजिन द रेशियो। यहाँ मैं चिंतित हूँ मेरी बच्चियों को कैंसर ना हो, अब वहां वही बच्चियां जाके तंग आउटफिट पहन के हुक्का में बैठी हुई, हुक्के के धुएं में बैठी हुई, इट इज वेरी डिफिकल्ट। जी सर, मैं पूछना चाहूंगी अगला प्रश्न कि कैंसर का जो इलाज होता है अक्सर देखा गया है कि काफी महंगा रहता है, तो ये महंगा क्यों है? क्या सस्ते में इलाज नहीं हो सकता? मैं आपको कंक्लूड कर दूं, पहला वाला क्वेश्चन इनकम्प्लीट है कि कौन कौन से कैंसर ज्यादा है यंगस्टर्स में। माउथ कैंसर बहुत कॉमनली प्रेजेंटेबल है, गैस्ट्रिक ट्यूमर बहुत ज्यादा लेके आते हैं बच्चे, और आपको यकीन मानिए बच्चियां ब्रेस्ट में सिस्टिक लीजन लेके आती हैं, ओवरी में सिस्टिक लीजन लेके आती हैं, और इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। यंग बच्चों को हमें बचाना पड़ेगा और ये रिस्क फैक्टर को कम करना पड़ेगा। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा माउथ कैंसर है और भोपाल कंट्रीब्यूट करता है। जी जी जी। सबसे ज्यादा माउथ कैंसर भोपाल कंट्रीब्यूट करता है, और महिला और पुरुष वर्ग ऑलमोस्ट एक साथ हाथों में हाथ डाल करके एक ग्रुप के कंडीशन में इक्वली शेयर करने की कंडीशन में आ चुके हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन को ओरल कैंसर देने में। और ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स इसमें एंट्री ले रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है खान पीन का कंट्रोल करें और ये बुरी सेवन जो करते हैं हैबिट्स है उन सबको बहिष्कार करें और जिम जाके प्रॉपर प्रैक्टिस करें, इररेगुलर प्रैक्टिस ना करें। जी मैडम, जो महंगा इलाज होता है कैंसर का उसके बारे में जरा बता दीजिए बस। मैडम देखिए अभी तो इतना एडवांसमेंट हो गया है हमारे साइंस में, मेडिकल साइंस में, स्पेशली बायोटेक्नोलॉजिकल साइंस में, फार्मास्यूटिकल साइंस में, कि नई नई औषधियां के थ्रू अच्छे एजेंट्स डेवलप कर लिए हैं। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटेशन AI के थ्रू डेवलप हो रहे हैं अभी, और बहुत अच्छे मशीन हमारे यहाँ हेल्सियन है, डॉक्टर गौतम शरण है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की डॉक्टर विधि गुप्ता है, उनके दोनों दे आर लुकिंग आफ्टर कंसल्टेंट एंड बिलीव इट। एक मशीन है हमारे पास हेल्सियन जो पेशेंट को एक ही जगह स्टैग्नेट करके रेडिएशन चारों तरफ से कवर करता है, बिल्कुल डायरेक्शन में जाता है, डायरेक्टिव होता है, नॉर्मल टिश्यू को डैमेज नहीं करता है। ये मशीन 2019 में आया दिव्या मैडम के थ्रू, मतलब उनका सोच समझ, वो मशीन को एशिया का पहला मशीन हमारे इंस्टीट्यूट में इंस्टॉल हुआ। इतने हजारों लोग बेनिफिट ले चुके हैं बिना साइड इफेक्ट के। जी। तो ये सब टेक्नोलॉजी है ना, लेकिन उसमें पैसे लगते हैं। जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे उतना ज्यादा खर्च आता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से अच्छी अच्छी स्कीम खोलें, आयुष्मान जैसे स्कीम है, बहुत सारे स्कीम है, तो ये बाकियों को भी मुहिम कराया जाए, इनको भी ये इन सेवाओं से वंचित नहीं करें। उनका ऐसा पैकेज बनाए कि ये थेरेपी जो एडवांस जैसे जीन थेरेपी आ गया, अभी टारगेटेड थेरेपी है, आपका इम्यूनो थेरेपी चालू हो गया, टारगेटेड स्पेसिफिक। लंग कैंसर का ट्रीटमेंट पहले बहुत मुश्किल होता था, आजकल देखिए हमारे यहाँ कंसल्टेंट है मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रीकांत है, डॉक्टर भार्गव है, डॉक्टर शौनक है, ये टॉप मोस्ट कंसल्टेंट ऑफ MP। आप हमारे यहाँ पर इम्यूनोथेरेपी चालू हो गया, टारगेट थेरेपी चालू हो गया। आप लोग को बता दूं टारगेट थेरेपी सुन के बड़ा हवा लगता है। डॉक्टर सेनाल थे हमारे डायरेक्टर देहरादून। 2002 में सबसे पहले नोवार्टिस का एक ड्रग आया इमातिनिब, वो पहला ड्रग था CML क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर का टारगेट थेरेपी, जो जीन में जाके डायरेक्ट अटैक करता है और रिपेयर करता है। ये ड्रग को 1954 में बैन कर दिया गया। ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूमर के लिए डेवलप किया गया था, ड्रग की टॉक्सिसिटी में बैन किया, फिर बाद में ये ड्रग ट्रायल वालों ने फिर से निकाला 2019 में और उसका ट्रायल किया गया
और 2009 में इसका ट्रायल किया गया और 1999 में इसका ट्रायल किया गया और 2002 में लॉन्च करके इंडिया में लाके खड़ा कर दिया। बस आखिर में दर्शकों के लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज हो तो आप बता दीजिए। यंगस्टर्स को बता दूं, फास्ट फूड, चाइनीज खाना बिल्कुल बंद कर दे। मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है जिससे ब्लड कैंसर होता है और मेल इनफर्टिलिटी होता है और पीसीओडी भी होता है, तो आप इसको बंद कर दें। तीसरा मैं बहुत इंपॉर्टेंटली बोल रहा हूँ, टाइट आउटफिट्स नहीं पहने। जिस जीन्स को पहनने के लिए एक प्लास्टिक की जरूरत पड़े और जिस जीन्स को कपड़ों को उतारने के लिए 4 आदमी या 2 आदमी के सपोर्ट से आपको उतारना पड़े, ऐसे कपड़े नहीं पहने। हमारे इंडियन परिधान इतने प्यारे हैं, आप वो पहनिए, लूज रखिए, शरीर को लूज आउटफिट में रखें तो हमारा सर्कुलेशन होगा। अच्छा डाइट लीजिए। एक एडल्ट को पानी अच्छे से हाइड्रेट कीजिए। यदि किडनी का डिसीज है, ये प्रोस्टेट का डिसीज, डॉक्टर से पूछ के, नहीं तो एक एडल्ट को 20 साल के बाद 10 से 15 गिलास पानी या 20 गिलास पानी नियमित रूप से लेना चाहिए। रात को 2 गिलास गुनगुना पानी या सुबह भी 2 गिलास गुनगुना पानी पी के सोना चाहिए और उठना चाहिए। रात को पपीता और ककड़ी का सेवन अच्छे से करना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और फाइबर रिच डाइट अच्छे से लीजिए, बहुत अच्छे से साफ सफाई करके पानी को, जो फल फ्रूट को खाते हैं अपन छिलके से, उसको पानी में डुबा के रखिए आधा 1 घंटा, फिर धो के खाइए, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, तो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो सॉल्युबल हो सकते हैं। पोंछ के यहाँ वहाँ कपड़े में रख के पोंछ के खाना मत खाइए। मेरा आखिरी अनुरोध है कि जिम वालों से प्लीज जिम में प्रॉपर एक्सरसाइज इंस्ट्रक्ट कीजिए, मॉडल शो के लिए मत कीजिए। 40 से शादी होने के बाद मेरे नॉलेज में 10% लोग भी जिम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं फैमिली लाइफ में। तो इट विल बी अ फैशन इटसेल्फ। आप जाइए, हेल्थ के लिए कोशिश कीजिए, आप एरोबिक कीजिए, कार्डियक एक्सरसाइज कीजिए, मैं भी जाता हूँ, डू एक्सरसाइज। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एन गणेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आज की बात सेहत की में हमारे साथ डॉक्टर एन गणेश, कैंसर स्पेशलिस्ट, जिन्होंने आज हमें कैंसर के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर गणेश ने आज जो भी चीजें हमें बताई, आशा है कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो दर्शकों, मिलते हैं अगले सप्ताह एक नए विषय, एक नए डॉक्टर के साथ। तब तक के लिए देखते रहे टीवी 27 न्यूज, MPCG डिजिटल। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।